गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बिल कैलकुलेट करना सीखा था। हमने कुछ बल्ब्स वाली प्रॉब्लम की थी, तो उन्हीं बल्ब वाली प्रॉब्लम्स को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम जो करवाई थी उसमें ये था कि एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे ये पावर प्रोड्यूस करता है, सपोज P1, तो वो 120 वोल्ट पे कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, ऐसा क्वेश्चन था। आज हम एक और तरह का क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आने चाहिए और ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है मेरे पास, ऐसे एक बल्ब और है, ठीक है, और एक तीसरा बल्ब है ऐसे। ये मान लीजिए ये 100 वाट का है, ये मान लीजिए 50 वाट पावर प्रोड्यूस करता है, ये 25 वाट पावर प्रोड्यूस करता है, और तीनों ही 220 वोल्ट पे जब ऑपरेट होते हैं तो ये पावर प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। और इन तीनों को हमने सीरीज़ में लगा दिया, इसको A, B और C नाम दे दिया, तो तीनों को हमने सीरीज़ में लगा दिया ऐसे। ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब और ये तीसरा बल्ब, ऐसे सीरीज़ में लगा दिए तीनों बल्ब, और तीनों को हमने 220 वोल्ट के साथ अटैच कर दिया। ये A, B और C तीनों बल्ब लगा दिए। तो आपको करना क्या है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस में अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज इस सर्किट में अरेंज द बल्ब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। उनके ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा कौन जलेगा, उससे कम कौन, उससे कम कौन, तो इस ऑर्डर में रखने हैं। तो देखिए, जो करंट एक बार इसमें चला गया I, वही करंट इसमें रहेगा, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो करंट सब में सेम रहेगा। तो पावर, मतलब जो ज़्यादा ब्राइट होगा वो ज़्यादा पावर कह लीजिए कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास होता है V²/R, ठीक है। पावर होता है V²/R। मैं ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू I²R सीरीज में नहीं ले सकता, क्योंकि सब में करंट सेम जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये यूज़ करेंगे क्योंकि पोटेंशियल सब में अलग अलग होगा ना, तो P इज इक्वल टू I²R फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सब में करंट सेम जा रहा है। तो जो पावर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो बल्ब ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा या वो सबसे ज़्यादा ब्राइट जलेगा, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरे को पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा ब्राइट जलेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ A, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²/P। तो रेजिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू V², तो है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई A की ये पावर कितनी है मैक्सिमम 100, तो ये आ गया 22 इंटू 22, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 50, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 10/5, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, तो ये 2 आ गया। तो मतलब 22 इंटू 22 इंटू 2, तो मतलब रेजिस्टेंस ऑफ B इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। ऐसे ही मैं रेजिस्टेंस ऑफ C फाइंड करता हूँ, तो 220 इंटू 220/25, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 22 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, तो ये 2 और ये 2। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ C सबसे ज़्यादा है, उससे कम है रेजिस्टेंस ऑफ B, उससे कम है रेजिस्टेंस ऑफ A। तो इसका मतलब जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, C की, उससे कम B की, उससे कम A की, ठीक है। तो ऐसे इनकी ये ब्राइटनेस आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, C, उससे कम B, उससे कम A, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यही तीनों बल्ब पैरेलल में लगे हैं, ऐसे ये A और ये B, ये C, ऐसे तीसरा बल्ब, और तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं 220 वोल्ट के साथ, 220 वोल्ट,
ठीक है, 220 वोल्ट, ये ए बी और सी सेम बल्ब है, तो कौन सबसे ब्राइट चलेगा, ठीक है। तो देखिए पैरेलल में सब में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दिस इम्प्लाइज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे होता है, पावर है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस सबसे कम, तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ब्राइट ए, उससे कम बी, उससे कम सी। तो आप जो आपके घरों में सर्किट होता है वो कैसा होता है, वो पैरेलल होता है। तो और आप अपने घरों में अगर बड़ी पावर का बल्ब लगाते हो तो वो ज़्यादा जलता है, उससे कम जलेगा, सबसे छोटी पावर का बल्ब अगर लगाते हो तो वो सबसे कम रोशनी करता है, ठीक है। तो आपके ये घरों में पैरेलल सर्किट होता है और पैरेलल सर्किट में ज़्यादा पावर वाला ज़्यादा ब्राइट जलता है, बट सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर ये मिक्स्ड सर्किट कर लें, ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ ऑल द बल्ब्स आर सेम, arrange them in decreasing order of brightness, ठीक है। और सर्किट है जो मेरा वो कुछ ऐसा है, ये ऐसे बल्ब है, यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है ऐसे, ऐसे। तो इस बल्ब का नाम है 1 2 3 4। अब देखिए बल्ब सब सेम है, ठीक है, और यहाँ पे है मतलब मान लीजिए V। तो अगर बल्ब सारे सेम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज सेम इन ऑल, तो पावर होती है I स्क्वायर इंटू R। इसका मतलब जिसमें करंट ज़्यादा गया वो ज़्यादा ब्राइट जलेगा, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर करंट, ऐसे मिक्स्ड सर्किट में अगर वो बल्ब सारे इक्वल हों तो, ठीक है, हायर करंट हाई ब्राइटनेस, तो जिसमें सबसे ज़्यादा करंट जाएगा वो सबसे ज़्यादा जलेगा, ब्राइटनेस, हाई ब्राइटनेस। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे करंट आ गया I, ठीक है, और ये I1 और I2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2। तो देखिए ये सेम रेजिस्टेंस के हैं, तो जो I1 है वो कम रेजिस्टेंस वाले में जा रहा है, इसका मतलब I1 मस्ट बी ग्रेटर देन I2, और उन दोनों से ज़्यादा क्या होना चाहिए, I। तो I करंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें I जाएगा, फिर I1 और I2, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी 1 की, उससे कम 4 की, उससे कम 2 की, और 3 की बराबर होगी। तो ये ब्राइटनेस का ऑर्डर है इनका, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन में जब बल्ब्स की पावर सेम हो तो आपको सिंपल फंडा याद रखना है कि जिसमें करंट ज़्यादा जाएगा वो सबसे ज़्यादा जलेगा, ठीक है। तो हायर करंट हाई ब्राइटनेस, ये कब की कहानी है, जब इक्वल बल्ब लगे हों और मिक्स्ड सर्किट में हो तो, ठीक है। ओके आगे चलते हैं हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास नया क्वेश्चन है और इसको करने के लिए भी अकल चाहिए। मान लीजिए ऐसा सर्किट है हमारे पास, एक बल्ब है A और एक बल्ब है B, ऐसे, ये 100 वॉट का है, 110 पे जब काम करता है तो 100 वॉट प्रोड्यूस करेगा, और ये बल्ब 50 वॉट प्रोड्यूस करता है जब 110 वोल्ट पे काम करेगा तो, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने दोनों बल्ब्स को ऐसे A और B को सीरीज में लगा दिया और ये 220 वोल्ट के साथ इनको अटैच कर दिया, ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम इतनी पावर ले सकते थे, ये 110 पे चलने वाले थे, ठीक है। 220 पे लगाएंगे तो ये फूट जाएंगे ये बल्ब। तो आपको ये बताना है विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब पहले फूट जाएगा, ठीक है। दोनों या ऐसे कि कौन सा बल्ब फूटेगा, ठीक है, यहाँ पहले कौन सा फ्यूज होगा, तो ए विल फ्यूज, बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है बी विल फ्यूज, थर्ड ऑप्शन है बोथ विल फ्यूज, और
फोर्थ ऑप्शन है नो वन विल फ्यूज़, कोई नहीं फ्यूज़ होगा। तो ये है मेरे पास सिस्टम। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि बताइए कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा अगर मैंने 220 वोल्ट अटैच कर दी तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इन क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए आपको पहले ये इनकी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस ऑफ ए निकालता हूँ। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई पी है मेरे पास 100, तो मेरे पास आ गया 121। ठीक है, 121 ओम ये आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50। ठीक है, सॉरी एक बार 50 आएगा, तो ये 50, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 से, तो ये आ गया 220। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? यहाँ पे ये एक एक ज़ीरो कट गई तो 121 आ गया, और ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे 110 था ना, हाँ, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, ये ज़ीरो से मर गया, तो यहाँ पे रह गया 11, ये ऐसे कट गया, तो 5 से मारोगे इसको तो मेरे पास आ जाएगा 242। ठीक है, तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस अगर R है तो B की रेजिस्टेंस 2R है। ठीक है, अब देखिए इसकी रेजिस्टेंस R है और इसकी रेजिस्टेंस B की है 2R। अगर ये रेजिस्टेंस दोनों की बराबर होती तो ये 220 को यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 110 का आ जाता, यहाँ पे भी 110 का आ जाता। ठीक है, अगर A और B की रेजिस्टेंस बराबर होती तो पोटेंशियल ड्रॉप जिसे हम बोलते हैं वो भी सेम होता, बट अब इसकी पोटेंशियल ड्रॉप है जो वो सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस सेम नहीं है, तो क्या होगा, जिसकी हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो पोटेंशियल करंट तो दोनों में से सेम फ्लो कर रहा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, देखिए अगर दोनों का ये रेजिस्टेंस बराबर होता तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आता, तो 220 का आधा इस पे आ जाता पोटेंशियल डिफरेंस, आधा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाता इसके क्रॉस, तो ये दोनों बच जाते। ठीक है, अब क्या है कि एक की रेजिस्टेंस ज़्यादा एक की कम है, अब पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब वी क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अक्रॉस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो वी अक्रॉस बी विल बी मोर, तो मोर है तो मतलब ये इट विल बी V अक्रॉस B शुड बी ग्रेटर देन 110। ठीक है, अब देखिए ये इम्बैलेंस हो गया ना, तो इसके क्रॉस B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 110 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए B फ्यूज़ हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। ये बल्ब 110 पे चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 110 पे चलने के लिए ये ज़रूरी था कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आए, और वो तब आएगा जब दोनों की रेजिस्टेंस सेम होती। अब एक की रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक की कम है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो बैलेंस होने पे ये 110 आता है, अब इससे ज़्यादा इसके क्रॉस आ गया, इसका मतलब 110 से तो ज़्यादा आ गया इसके क्रॉस, तो ये फूट जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन कहलाता है जिसमें आपको थोड़ी सी अकल चाहिए समझने के लिए। आगे चलते हैं हम। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, इन एन इलेक्ट्रिक कैटल, के से आती है ना कैटल, इन एन इलेक्ट्रिक कैटल देयर आर टू रेजिस्टेंसेस। एक इलेक्ट्रिक कैटल है उसमें 2 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ठीक है, ए एंड बी। तो जब हम ए को ऑपरेट करते हैं, हम, ठीक है, तो मान लीजिए चाय बनती है 10 मिनट में। अगर मैं सिर्फ बी को ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, ओनली ए ऑपरेट करती है तो 10 मिनट में चाय बन जाती है। बी ऑपरेट करती है, ठीक है, ओनली बी ऑपरेट करती है तो ये चाय बन जाती है 15 मिनट में। ठीक है, तो आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन है इसमें, दैट फाइंड टाइम रिक्वायर्ड इफ वी यूज देम इन
सीरीज, दोनों को मैं सीरीज में लगा के ऑपरेट करता हूँ तो क्या, ठीक है। तो हमारे पास देखिए हीट प्रोड्यूस करनी है, चाय बनती है, मान लीजिए स्पेसिफिक, मान लो पर्टिकुलर हीट पे चाय बन जाती है हमारी, तो उतनी हीट ये सिर्फ अकेला 10 मिनट में प्रोड्यूस करता है और उतनी ही हीट ये अकेला 15 मिनट में प्रोड्यूस करता है। अगर मैं दोनों को सीरीज में लगा दूं तो हीट कितने समय में प्रोड्यूस करेंगे, तो H इज इक्वल टू V²/R/T, ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ। H इज इक्वल टू V²/R/T। तो R कितना हो गया, ये मेरे पास V²/R1 + R2 × T, ठीक है। दोनों को मैंने सीरीज में ऐसे लगा लिया, ये एक को मैं R1 मानता हूँ, एक को मैं R2 मानता हूँ, A और B को, ठीक है। इसको R1 लिख लेते हैं और इसको R2 लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास। अब ये R1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए हमें हीट प्रोड्यूस करनी है H, तो V²/R1 × T, तो T टाइम कितना, ये हीट है जो R1 अकेला कितने समय में प्रोड्यूस करता है, 10 में, ठीक है। इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10V²/H। सिमिलरली R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब अगर सिर्फ R2 की बात करता हूँ तो R2 है जो वो V²/R2 × T वो 15 मिनट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 15 मिनट में वो उतनी हीट प्रोड्यूस करता है जितनी हमें चाहिए। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V²/15/R2। तो यहाँ पे मैं R1 और R2 की जगह ये लिख दूंगा T/ये R1 की जगह 10V²/H + 15V²/H, वो हीट H आ जाएगी मेरे पास। तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो वो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज मेरे पास आएगा H इज इक्वल टू V²T × H/10V² + 15V², कितना आ जाएगा वो 25V²। तो ये V² ने V² को मार लिया, H ने H को मार लिया, तो T इज इक्वल टू 25 मिनट ये आ जाएंगे। तो दोनों को अगर मैं सीरीज में लगाता हूँ तो 25 मिनट में उतनी हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मैं दोनों को पैरेलल में लगाता हूँ, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड इफ वी यूज देम इन पैरेलल, अगर मैं पैरेलल में लगाता हूँ तो, ठीक है। तो पैरेलल में लगाने से क्या होगा, हमारे पास होता है H इज इक्वल टू V² सीरीज। अब ये रेजिस्टेंस कैसी आएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी R1 × R2 R1 + R2 × T, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे ले सकता हूँ R1 + R2 V²T/R1 × R2। तो यहाँ पे मैं ऊपर से वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। मेरे पास आ गया R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10V²/H + 15V²/H × V²/T × R1 की वैल्यू कितनी है, 10V²/H + 15V²/H, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं V², यहाँ से V² और ये V² सब कट जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये V4 हो जाएगा और इनका भी अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो ये V4 आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया, इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो आ गया 25/HT डिवाइडेड बाई 10 × 15, और इन दोनों की जो H है वो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया H² इज इक्वल टू H। तो ये चीज़ बन गई, एक H ने इस H को मार लिया, एक H ने इस H को मार लिया। तो जो टाइम है मेरे पास T आया वो आया 10 × 15/25, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 15, 5 × 2 तो आया 6 मिनट। तो ये दोनों पैरेलल में लगा के 6 मिनट में चाय बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, देखिए इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और यहाँ पे EMF की एक बैटरी लगी हुई है, EMF E है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस R है। तो ये पावर कितनी प्रोड्यूस करेगा? मान लीजिए यहाँ पे करंट है जो OI प्रोड्यूस होता है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R, बट I कितनी है? I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, V है यहाँ पे E, और R कितना है यहाँ पे? R प्लस स्मॉल r। देखिए ये EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो करंट कितना है? I इज टू V बाई आर, V कितना है? E, और रेजिस्टेंस टोटल कितनी है? R1 प्लस R2, ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो पावर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? पावर इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो इसमें मैंने I की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया। अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम पावर, टू फाइंड मैक्सिमम पावर। अब मेरे को मैक्सिमम पावर चाहिए, तो ये बैटरी मैक्सिमम पावर कब प्रोड्यूस करेगी? जब मैं इसको, देखिए ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, ये तो फिक्स्ड है। तो वेरिएबल कौन है? R, इसको मैं चेंज करता जाऊंगा तो ये बैटरी अलग अलग पावर्स प्रोड्यूस करती जाएगी। तो मैं मैक्सिमम पावर को फाइंड करने के लिए मैं dP अपॉन dR इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास मैक्सिमम पावर की कंडीशन आ जाएगी। तो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूँ। व्हाट इज dP अपॉन dR? dP अपॉन dR, तो मतलब ये आ जाएगा R स्क्वायर, R प्लस R स्मॉल r स्क्वायर। अगर आपको याद हो कि ये हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर किया तो 4 टाइम्स, फिर R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर एज इट इज़, और ऊपर वाली टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट किया तो ये E स्क्वायर आ गया। फिर हम नेगेटिव करते हैं और ये जो न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज़ रखते हैं, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर को। तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2R प्लस R, ये आ जाएगी, और इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो ये टर्म इधर चली जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इंटू E स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर R इंटू 2R प्लस स्मॉल r। तो ये कट जाएंगे दोनों ऐसे, E स्क्वायर ने E स्क्वायर को मार लिया, तो मेरे पास आया R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 2R, दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू R। तो मतलब कहने का कि आपकी बैटरी मैक्सिमम पावर कब प्रोड्यूस करती है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आपके सेल की रेजिस्टेंस सेम होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कब मिलती है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर इज मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू R, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तब ये मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 6 ओम की रेजिस्टेंस है, ये x ओम की रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम है, ये x है, ये 1 है, और यहाँ पे 10 वोल्ट का एक सेल है, 3 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम, ये 10 वोल्ट, ऐसा है। तो क्वेश्चन है फाइंड x फॉर मैक्सिमम पावर, कि भाई x की वैल्यू बताइए मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, हमें पता है कि ये एक सेल है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, तो मतलब ये सब मिला के 3 के बराबर होना चाहिए। तो कोई खास बात नहीं है, 1 प्लस 6x अपॉन 6 प्लस x शुड बी इक्वल टू 3, दैट्स ऑल। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और देखिए मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एफिशिएंसी। पावर और एफिशिएंसी में क्या अंतर है? मान लीजिए मैं 3 केस लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 0.5 ओम की एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का, और यहाँ पे 10 वोल्ट का सेल है, और 2 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक और है ऐसे ही,
ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 वोल्ट का सेल है, और 2 ओम की रेजिस्टेंस और है यहाँ पे, ये 10 वोल्ट का सेल है, और यहाँ पे एक और है, ऐसे 3 ओम की रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का ये सेल है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, तो 3 कंडीशंस को हम एक साथ देखते हैं। क्या देखना है इसमें? सबसे पहले देखिए कि इसमें करंट कितना आएगा। करंट होता है V/R, तो V कितना है 10, R कितना है 2.5, तो करंट कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। इसमें करंट कितना आ जाएगा सर्किट में 10 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। और इसमें करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू, ये भी 10 वोल्ट का है, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, इसकी पावर इनपुट देखना है, मतलब पावर, बैटरी कितनी पावर प्रोड्यूस करती है, दैट इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो ये कितना कर देगी 10 × 4 40 वॉट। ये पावर कितनी प्रोड्यूस करेगी, पावर इनपुट इज इक्वल टू 10 × 2.5, तो ये पावर प्रोड्यूस करेगी 25 वॉट। और ये पावर इनपुट कितनी प्रोड्यूस करेगी 10 × 2, दैट इज इक्वल टू 20 वॉट। देखिए पावर इनपुट मेरी बैटरी की पावर है। ठीक है, अब पावर आउटपुट मतलब ये रजिस्टर कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं I² × R भी लिख सकता हूँ, V²/R भी लिख सकता हूँ। तो मैं I² × R कर लेता हूँ। I² मतलब 16 × 0.5, दैट इज इक्वल टू 8 वॉट। इसकी पावर आउटपुट का मतलब है कि ये रजिस्टर कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, तो I² R, तो 2.5² × 2, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, और ये पावर आउटपुट कितनी देगा I² का मतलब है 2² × R इज 3, तो मतलब 2 × 2 4 × 3 12 वॉट। ये 12.5, ये 12, और ये देखिए आउटपुट पावर आपको मैक्सिमम कब मिली है, जब यहाँ पे मैं इसको ना 12.5 लिख लेता हूँ ताकि कंपेयर कर सकें हम। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर आपको कब मिली है, मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको तब मिली है जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर थे। ठीक है, इसमें भी वो पावर आउटपुट कम मिलती है, इसमें भी पावर आउटपुट कम मिलती है। तो पहली बात तो मैक्सिमम पावर आपको तब मिलती है जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। दूसरी बात एफिशिएंसी होती है कि आपको आउटपुट क्या मिला डिवाइडेड बाय आपने इनपुट क्या दिया था। ठीक है, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, सॉरी आउटपुट है मेरी 8 और इनपुट है मेरी 40 × 100, तो एफिशिएंसी हमेशा ऐसे आती है, तो आया 20%। और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 12.5 डिवाइडेड बाई 25 × 100, तो इज इक्वल टू 50%। तो यहाँ पे इस केस में 50% पावर आई, एफिशिएंसी आई, और यहाँ पे एफिशिएंसी आती है मेरी 12/2, ये आउटपुट 12/20 × 100। ठीक है, तो ये आया 60% ऐसे। तो देखिए सबसे अच्छा सर्किट तो यही है। ठीक है, क्योंकि इसमें आउटपुट मेरे को मैक्सिमम मिलती है। देखिए एफिशिएंसी और आउटपुट में अंतर है। एक चीज़ एफिशिएंसी होती है कि जो आपने इनपुट दिया उसका कितने प्रतिशत आपको आउटपुट मिला। तो जो हम पावर की बात कर रहे हैं वो ये है कि आउटपुट ही हम बढ़ा दें। ठीक है, एक तो केस है एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी और आउटपुट को आप समझिए। आउटपुट है कि आपने ऐसा मान लीजिए कि आपने कमाया कितना, ठीक है, और एफिशिएंसी है कि आपने खर्चा कितना और फिर कमाया कितना, उन दोनों का कह लीजिए डिफरेंस या उन दोनों को डिवाइड करके जो मेरे पास आता है। तो मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम तब आती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज ग्रेटर देन स्मॉल r है, तो मेरे पास एफिशिएंसी है जो वो मैक्सिमम आती है। मेरी पावर आउटपुट मैक्सिमम कब आती है, पावर आउटपुट मैक्सिमम तब आती है जब R इज इक्वल टू R हो, और ये तो बहुत ही ख़राब है, ना तो इसमें पावर अच्छी मिलती है। ठीक है, नाइदर पावर आउटपुट इज गुड नॉर एफिशिएंसी इज गुड। ठीक है, ये एफिशिएंसी का सिंबल है ईटा। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़राब सर्किट है। ऐसा सर्किट आपको कभी नहीं बनाना चाहिए जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो एक्सटर्नल से। ये सर्किट सबसे अच्छे होते हैं जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होती है।
और ये सर्किट तब है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल। सबसे अच्छा ये सर्किट है 1 नंबर। अगर आपको कभी ऐसा सर्किट बनाना पड़े जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम रेजिस्टेंस बराबर हो ही नहीं सकती, तो गो फॉर दिस, तो 2 नंबर पे। और ये बहुत ही बेकार 3 नंबर पे इसको रखते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आउटपुट क्या है और एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी तो इसमें मैक्सिमम है, बट आउटपुट इसमें मैक्सिमम है। तो ये सर्किट हमारे ज़्यादा काम का है, ये हमारे कम काम का है, ठीक है। इसमें तो ये है कि जो हमने दिया उसका मैक्सिमम यूज़ हुआ, और ये मैक्सिमम ये जो हमने दिया उससे मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। ये मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट जो हमने दिया उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से करता है ये, ठीक है। इसीलिए ये सबसे पहली चीज़ हमें आउटपुट सबसे अच्छी चाहिए, तो ये, उससे कम ये और ये, ठीक है। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, एक चीज़ और, इसी में हम छोटे से ग्राफ हैं 2, मैं यहीं पे ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। इन तीनों के ग्राफ्स हैं। अगर मान लीजिए मैं इन तीनों को देख के हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह ड्रॉ कर लेना। मैं पावर और रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए इसमें जैसे जैसे मेरी रेजिस्टेंस बढ़ती गई, ठीक है, तो पहले तो पावर बढ़ी और फिर कम होगी। देखिए यहाँ पे पावर है जो आउटपुट वो 8 है, फिर 12.5 होगी, फिर 12 होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि पहले पावर बढ़ी, फिर कम हुई, और ये, और मैक्सिमम पावर आपको कब मिली थी, जब R इज इक्वल टू कैपिटल R था और ये पावर मैक्सिमम थी, ये P मैक्स आपको मिलता है, ठीक है। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ एफिशिएंसी की बात करता हूँ रेजिस्टेंस के साथ, तो एफिशिएंसी है जो वो बढ़ती जाती है ऐसे, ठीक है। एफिशिएंसी है जो वो बढ़ती रहती है हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने से, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम कब मिलती है, जब R इज इक्वल टू R होता है, मैक्सिमम नहीं सॉरी 50% कब मिलती है, तो 50% एफिशिएंसी आपकी तब मिलती है जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होता है। तो ये 2 ग्राफ्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे को ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम नया पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।